So today we have the our day 2 topic, that is a respiration. But very well student, what do you mean by the respiration? You must know about the difference between the breathing and the respiration. Respiration is a chemical process and breathing is just a physical process. Okay, breathing में just exchange of exchange of gases take place होगा. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन इनसाइड आएगा. बट रेस्पिरेशन में एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होगा, जिसमें सेल के अंदर एनर्जी डेवलप होगा, एनर्जी जनरेट होगा. ओके, और रेस्पिरेशन में स्टूडेंट एनर्जी कंज्यूम भी होगी. रेस्पिरेशन में एनर्जी खर्च होगी बट ब्रीदिंग में एनर्जी खर्च नहीं होगी, ये याद रखना. सो लेट्स स्टार्ट. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड गेट बर्न्ड, you can say food get break down in the cells. कौन सा फूड? जो फूड हम रेडीमेड फूड गेट करते प्लांट से. ओके, तो हम तो हीटोट्रॉपिक है, हम तो रेडीमेड फूड लेंगे. तो वो जो रेडीमेड फूड हमने लिया, उस रेडीमेड फूड को हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जैसे हमारे बॉडी में जाएगा, वही ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में ब्रेक डाउन होगा. और जब वो ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में? अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो दैट विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा दैट विल बी द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी ज्यादा बनती है, एनएरोबिक में एनर्जी कम बनती है. ओके, इसके अलावा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्टार्ट तो हमेशा जो भी रेस्पिरेशन है, चाहे एरोबिक है चाहे एनएरोबिक, स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म. लेकिन अगर एरोबिक है तो उसका कंप्लीशन जो होगा 90% जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगा. लेकिन एनएरोबिक जो है उसकी इनिशियल एज वेल एज द फाइनल जो डेस्टिनी है, जो साइट है, वो साइटोप्लाज्म ही है. ओके, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड बर्न होगा हमारे सेल्स में ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड टू रिलीज एनर्जी इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो you can say mitochondria will be the site, and that type of respiration is called the what? That will be the aerobic. And the energy released during the respiration is used to make the what? ATP. तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो ATP डेवलप करता है. ATP मीन दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये ट्राइफॉस्फेट क्या है? दैट एनर्जी जनरेट करेगा. एंड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, जो ADP मॉलिक्यूल्स है डाइफॉस्फेट, वो इनऑर्गेनिक ADP प्लस यू कैन सी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट टुगेदर होकर क्या बनाएगा? ATP बनेगा. और यही ATP हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा. ओके, हियर वी हैव द रिएक्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, एनर्जी इनको जोड़ने के लिए कहां से आए? क्योंकि ADP को फॉस्फेट के साथ जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से आए? रेस्पिरेशन से. तो एज अ रिजल्ट क्या बन गया? ATP. सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल in the form of ATP molecules. When the cell need energy, ATP get breakdown. Again वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा. मतलब जब हमें जैसे हमने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेम्स खेलना है, कंसंट्रेट करना है, ब्रीदिंग, हम देयर विल बी द हमारे बॉडी में इतने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस हो रहे, तो सब में क्या चाहिए? एनर्जी. तो वो एनर्जी कहां से आएगी? ATP से. और ATP कहां से बनेगा? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो ग्लूकोज हमारे सेल में जाकर के उसकी रेस्पिरेशन होती है, और उस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक को आपस में जोड़ करके ATP बनाता है. और ATP स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा प्रोसेस टेक प्लेस होगा. ओके, तो सो यू कैन, जब जरूरत होगी तो ATP टूटेगा. ओके, अगेन किसमें? ADP प्लस एनर्जी. ओके, नेक्स्ट आगे स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक respiration that take place in the presence of oxygen and it produces the what? More energy. 36 से 38 ATP बनेंगे. कितने? 36 से 38 ATP बनेंगे. ये सब प्रोसेस हमने +1 में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में इन डेप्थ में पढ़ना है. ओके, ये तो जस्ट एक ब्रिज कोर्स है, ये जस्ट आपको कनेक्ट कर रहा है आपका 10th 9th का सिलेबस को 11th 12th के साथ. ओके, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? सामने हमारे पास रिएक्शन है सीधा डायरेक्ट ग्लूकोज.
ठीक है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। तो ये जो पाइरूवेट है आगे ये अब चला जाएगा हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 बार साइकिल चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बने, तो एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट को फर्स्ट ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी टोटल निकलेगी वो 36 और यू कैन से 38 एटीपी बनेंगे। ओके, साथ में क्या? बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जिस प्रकार से फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता था और यहां पर रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, और एनारोबिक में क्या होगा? ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है इसका मैंने ऑलरेडी बताया, स्टार्ट भी साइटोप्लाज्म में होगा और फाइनल कंप्लीशन भी साइटोप्लाज्म में होगा। और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? तो इसमें जैसे प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो लैक्टिक एसिड वाले को हम लैक्टिक फर्मेंटेशन बोल सकते हैं, इथेनॉल में अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। मोस्टली इट टेक प्लेस इन आवर मसल्स। जब हम कोई क्रिकेट खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो कुछ समय के बाद आप थक जाते हैं, आपके मसल्स में फटीग हो जाता है। तो वो फटीग क्यों हुआ? क्योंकि हमने ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर दिया, जिसके कारण ज्यादा एनर्जी जब यूटिलाइज होगा, आप कंटिन्यूशन में एनर्जी यूटिलाइज करें तो वो बनना भी चाहिए ना। तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज होगा वो ज्यादा एक्सर्शन करने से वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। जैसे हमारे मसल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, दैट गेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में स्टोर्ड हो जाता है, और वही लैक्टिक एसिड हमें थकान महसूस करवाता है। जो हमें फटीग होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। फिर आप क्या करते हैं? आप रेस्ट करते हैं, अगेन जो लैक्टिक एसिड है वो लिवर में जाएगा, अगेन दैट गेट ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद अगेन आप नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश हो जाते हैं। तो बट वेरी वेल। तो एनारोब, इसके अलावा ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन, जितने भी बेवरेजेस के प्रोडक्ट है, जैसे वाइन है, बियर है, वोडका है, रम है, वट जितने भी ब्रांडी है, वो वट एवर सब क्या है? एनारोबिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट है, जिसमें C2H5OH बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बनती है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है। और इसमें 2 टाइप का यू कैन से प्रोडक्ट बनते हैं। एक लैक्टिक एसिड बनेगा, जैसे यू कैन से हम हमारे घर में हम दही बनाते हैं, तो दही को बनाने के लिए क्या करेंगे? जो दूध है उसको हम, जिसको हम बोलते हैं ना घर में, जैसे मम्मा बोलते हैं जाग, जो झाग है, जिसको हम इनोकुलम बोलते हैं, साइंटिफिक या साइंस भाषा में बोलेंगे उसको इनोकुलम, देसी भाषा में बोलेंगे तो जाग। तो जाग एक कोई भी डोना होगा उसमें हम यूज करते हैं, एंड देन उसमें दूध रखेंगे। और फर्दर वो जो हमने दही का जाग उसमें यूज किया, एक्चुअली उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस हैं, जो फर्दर मिल्क से फर्दर उसको कर्ड में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यू कैन से दैट इज द थिंग बिहाइंड। इसी प्रकार से आप जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप का है, एक यू कैन से लैक्टिक फर्मेंटेशन और दूसरा अल्कोहल फर्मेंटेशन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बहुत कम बनेगा। और इसका फाइनल और स्टार्टिंग दोनों साइटोप्लाज्म। तो देखो ग्लूकोज जो था पहले तो ग्लाइकोलिसिस में जो होगा तो एब्सेंस है, तो यू कैन से जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा। पहले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी है इनिशियल में, तो साइटोप्लाज्म में वो पाइरूवेट में कन्वर्ट यहां तक तो हो गया। फिर देन पाइरूवेट के बाद यू कैन से, सॉरी ये हमारे मसल्स का एग्जांपल है, तो यू कैन से देन मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, और इसी प्रकार से ईस्ट हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनारोबिक है, तो यहां तक तो सेम होगा, यहां तक तो सेम होगा, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक। तो जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, समझ रहे? तो ग्लाइकोलिसिस में हमेशा 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बनते हैं, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, इस बात का ध्यान रखना, समझ आए? और फिर इसके बाद जो 2 पाइरूवेट बने, अगर उन फर्दर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट का अगर ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर प्रेजेंस होता है तो दैट विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम क्रब साइकिल बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो एग्जांपल देखो, ईस्ट में जैसे ब्रेड है, वट एवर यू कैन से, ये सब या जितने भी मैंने बोला बेवरेजेस के प्रोडक्ट हैं, तो इस फर्दर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, C2H5OH जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बहुत कम 2 ATP
डेवलप होते हैं। इसी प्रकार ज्यादा हम एक्सर्शन करेंगे तो हमारे मसल्स में भी यू कैन से जो 2 पायरुवेट है, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जैसे ही फ्लो चार्ट दिया गया तो आप देख सकते हैं, तो यू नो ग्लूकोज जो मेन प्रोसेस जो सेम होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है सब में। फिर इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38, 36 एटीपी। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 प्रोसेस है यू कैन सी, एक जिसको हम लैक्टिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, दूसरा अल्कोहल फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ यहां तक सेम था, मसल सेल में जैसे लैक्टिक एसिड बन जाता प्लस एनर्जी, और ईस्ट जैसे इथेनॉल अल्कोहल बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और दूसरी बात याद रखना, लैक्टिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। यू नो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, दैट इज यू नो नॉस्ट्रिल है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये मेन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिस्टम दैट कंटेन्स अ मेनी ऑर्गन्स। तो हमारा नेजल, हमारा नॉस्ट्रिल से लेकर के हमारे डायफ्राम तक, ये सभी यू नो फॉलोइंग जो भी हम अभी आपको बताया, ये सभी ऑर्गन्स मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो डायग्रामेटिकली स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस वन इज अ नेजल कैविटी, यहां से एयर जाएगा यू कैन सी, एंड देन दैट लीड टू द फेरिंग्स, ठीक है, और फेरिंग्स से यू कैन से फर्दर दैट गोज टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स से फर्दर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद फर्दर स्टूडेंट हमारे पास यू कैन से देयर इज अ ब्रोंकाई। ये 2 ब्रोंकाई होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, एक राइट 2 लंग्स है, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग। फिर फर्दर यहाँ से इनकी फर्दर ब्रेक डाउन मतलब फर्दर ब्रांचिंग बनती है जिनको हम ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं, प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स एंड फाइनली बहुत ज्यादा ब्रैंक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रैंक्यूल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। फिर यही टर्मिनल ब्रैंक्यूल आगे डक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एल्वियुलर डक्ट बोलते हैं, और एल्वियुलर डक्ट आगे एट द एंड में एक बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो ये आपको दिख रहा है, ये बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्विलाई बोलते हैं, और इसी एल्विलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है, चाहे आउट हो चाहे बॉडी में हो। ओके, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डायफ्राम। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये डायफ्राम, क्योंकि जब हम सांस लेंगे ये डायफ्राम बिलो जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम अप होगा। Here we have the, you know, आपको बताया गया है कि the air enters through the nostril, the hair and the mucus trap the dust। क्योंकि हमारी जो नोज में हेयर्स और म्यूकस होता है, वो क्यों होता है? ऐसे थोड़ा होता है। उसका मेन काम है एक तो ठंडी हवा को, जब जैसे सर्दियां आती तो ठंडी हवा को वो वार्म करता है, एक काम। दूसरा, अगर हवा के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करता, ताकि जो हवा है वो फिल्टर होकर के हमारे लंग्स तक पहुंचे। देन उसके फेरिंग्स में जाएगी हवा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन फाइनली लंग्स में। ट्रैकिया हैज द रिंग ऑफ कार्टिलेज से डेवलप, क्योंकि कार्टिलेज वो होता है जो यू नो प्लायबल होता, बेंडेबल बोन होता, सॉफ्ट बोन होता, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्योंकि जब हवा जाएगी तो वो स्वेलअप होगा, अदरवाइज अगर वो हार्ड होता तो हवा जाने के कारण वो ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए वो कार्टिलेज यू नो सॉफ्ट है, प्लायबल है, बेंडेबल है, जब हवा जाती है वो स्वेल इजिली हो सकता है, जब नहीं होगा तो अगेन अपने पोजिशन में आता है, तो उसमें कोलैप्सिंग होने से वो प्रिवेंट हो जाता है। ओके, एंड द ब्रोंकाई डिवाइड, मैंने ऑलरेडी बताया, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा ब्रैंक्यूलस में, और ब्रैंक्यूलस देन एल्वियुलर डक्ट, और एल्वियुलर डक्ट के बाद एल्विलाई। और एल्विलाई ही एक ऐसा पोर्शन है दैट सप्लाइड द यू नो गैसेज ऑक्सीजन टू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड से यू नो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर एक्सचेंज करता है। ओके, एंड द एल्विलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यू नो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, Here we have the structure। तो इस प्रकार से लंग्स में आया। ओके, ये एल्विलाई है, यहाँ से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ से ही ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म। यू नो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? तो व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट, वो मसल्स यू नो मसल ऑफ द डायफ्राम जो होंगे, देखो ये है हमारे डायफ्राम, ये यू नो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण डायफ्राम जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो डिसेंड होगा, और जो ये हमारे रिब्स हैं जिनको हम पसलियां बोलते हैं, जो रिब केज होता है हमारे चेस्ट के ऊपर, ये रिब्स जो होंगे ये अपलिफ्ट होंगे, और जिसके कारण हमारे लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है जिसको हम थोरेसिक कैविटी, वो एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होने के कारण यू कैन सी जो प्रेशर होता है एयर का
वो कम हो जाता है। फिर एक लॉ दिया गया है, डेल्टन ने एक लॉ दिया है कि भाई हमेशा जो एयर का एक्सचेंज होता है या एयर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर होता है। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ा कोई भी एयर हमारे इनसाइड आ जाएगा, नहीं, जिसका पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा होगा और हमारे लंग्स में कम होगा वही एयर यू कैन से यू ब्रीद इन करने के समय इंस्पायरेशन के टाइम इनसाइड आएगी। तो दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है तो इनसाइड कम है, समझ आए। तो बाहर 159 यू कैन से mm ऑफ मर्करी है, इनसाइड 104 mm ऑफ मर्करी है, तो इसलिए बाहर से ऑक्सीजन इनसाइड आएगी इंस्पायरेशन के टाइम। और एक्सपायरेशन के टाइम क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो जाता है तो उस समय क्या होगा कि हमारे जो डायफ्राम होंगे वो रिलैक्स कर जाते, और रिलैक्स के टाइम डायफ्राम जो होगा वो अपलिफ्ट करेगा, और आप देख रहे हैं ये जो रिब्स हैं ये डाउन हो रही है, रिब्स नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। रिब्स जिसके कारण जो बीच में कैविटी होती, थोड़ा ऐसे कैविटी वो स्क्वीज हो जाते, और जिसके कारण जिस एयर का पार्शियल प्रेशर इनसाइड हमारे लंग्स में ज्यादा है और बाहर कम है तो वो बाहर जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में ज्यादा होता है 40 mm ऑफ मर्करी, और एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है 0.03 mm ऑफ मर्करी होता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के टाइम बाहर जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो 5 सेकंड में डन होता है। याद रखना 2 सेकंड में इंस्पायरेशन होता है और 2 सेकंड में इंस्पायरेशन टेक प्लेस होता है, 2 सेकंड में इंस्पायरेशन और 3 सेकंड में एक्सपायरेशन। तो कुल मिलाकर के एक ब्रीदिंग के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो इसको अगर 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू ऑल।